YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हो गए खुश सब लोग? क्योंकि आज मैं आपका फेवरेट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, मैम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करो। बच्चों, एसी सर्किट तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ये अभी जो हमारा ये वेव ऑप्टिक्स ये चैप्टर है, ये भी बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और सारे टॉपिक्स कवर होंगे, सभी चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। और तो और वन शॉट वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो वीडियो आएगा वहाँ पे आपको स्टडी करना है, दैट्स इट। ओके, तो बच्चों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती आप लोगों का, क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस बाकी है, उसको भी कवर करना है आपके एग्ज़ाम के पहले। इनफैक्ट उसके भी बहुत पहले हमें सिलेबस भी कवर करना है, वन शॉट लेक्चर्स भी अपलोड करने हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बातें करने के लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ, मुझे बहुत टेंशन आया है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आज का लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। डीपीपी शीट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो उसके अंदर आपको डीपीपी शीट्स भी मिल जाएंगे। आप बस वहाँ पे जाके एमसीक्यूज उसमें मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके अंदर अपलोड किए हैं। वहाँ पे जाके वो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। फिलहाल तो मैं कहूँगी बोर्ड के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, मेहनत तो करनी है, मेहनत लेकिन प्रॉपर तरीके से करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हम लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन 4 घंटों में से कितना हमने गेन किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप 4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो ना, तो 4 घंटे के बाद खुद को एनालाइज करो कि ये 4 घंटे जो मैंने पढ़ा है उसमें से मुझे कितना आ रहा है। और वो अगर आप खुद को ही क्वेश्चंस पूछो, अगर आपको आंसर देते आ रहा है तो खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को रिवॉर्ड दो, यस आई कैन डू इट, और मैंने करके दिखाया। नहीं तो हम लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। समझ में आया बच्चों? तो जितना हम पढ़ने बैठे हैं, पहले खुद को क्वेश्चनिंग करो कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वी शुड चेंज द मेथडोलॉजी। तो हमें हमारी पढ़ाई की मेथड स्टडी करनी चाहिए, स्टडी की मेथड चेंज करनी चाहिए, है ना। अगर ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी बच्चों, 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या समझ में आया मैंने क्या बताया? सबसे पहले जो हमने 4 घंटे पढ़ा है, तो 4 घंटे के बाद खुद को क्वेश्चनिंग करना है कि मुझे कितना आ रहा है। और अगर आपको वो क्वेश्चंस आंसर देते आ रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे मेथड से पढ़ रहे हो। और अगर आंसर देते आते हैं तो खुद को रिवॉर्ड करो, खुद को अप्रिशिएट करो, यस आई कैन डू इट, मैंने करके दिखाया, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आंसर्स देने नहीं आते हैं, तो आपको आपकी जो मेथड है, स्टडी की मेथड, उसको चेंज करना चाहिए। एंड देन चेंज करके फिर उससे करके देखो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे अगर पढ़ोगे तो ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। समझ में आए बच्चों? तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो फाइनली बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स है क्या? देखो, एक्चुअली बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सर्च किया है। जो साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं बच्चों, बहुत महान होते हैं। हमारे सालों साल उनकी मेहनत होती है एंड देन फाइनली उनको जो सक्सेस मिलती है। कभी कभी तो ऐसे होता है, कोई साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ उस रिसर्च के पीछे लगा देता है और फाइनली वो जो थियरी एक्सेप्ट होती है ना, तब तो वो बेचारा रहता भी नहीं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का, उनकी जब थियरी एक्सेप्ट हुई तब वो नहीं थे। मतलब पूरी लाइफ एक ऐसे रिसर्च में लगा देते हैं जिसके बारे में उनको पता भी नहीं है इसका हमें इसके बदले कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी, फिर भी अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ के पीछे वो लगा देते हैं और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है इसके पहले भी। उसी तरह वेव, मतलब हम लोग ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे देख पा रहे हो,
मैं यहाँ की सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। किसकी वजह से देख पा रही हूँ बच्चों? ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये मैं लाइट की वजह से देख पा रही हूँ। तो तब के ज़माने में, मतलब कब की बात है, 1975 1978 की बात है, तभी भी सभी लोगों को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये जो है मतलब सारी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। तो उस वक्त तो लाइट का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, लाइट ये नाम पहले कभी दिया भी नहीं था। तो ये किसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं? फिर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया, तो उनको पता चला कि ये लाइट है और ये लाइट उस चीज़ के ऊपर गिरता है, उस पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाता है, फिर हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो ये अद्भुत कहानी है क्या, ये अद्भुत चीज़ है क्या, इसका रिसर्च करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैंड लिया न्यूटन सर ने। तो न्यूटन सर ने सोचा कि चलो इसके ऊपर इन्वेंशन करते हैं, एग्जैक्टली ये लाइट है क्या। फिर न्यूटन सर ने 1975 में इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि लाइट जो है ये एक पार्टिकल नेचर है, और उसको उन्होंने कहा कि ये एक कार्पुस्कल्स है। कार्पुस्कल्स मतलब एक छोटा सा पार्टिकल, और ये पार्टिकल के फॉर्म में स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे उन्होंने कहा। अब तब के ज़माने में न्यूटन सर का नाम बहुत बड़ा था, तो सब लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये सही है कि लाइट एक पार्टिकल है और पार्टिकल ऐसे चल रहा है स्ट्रेट पाथ में। तब उन्होंने नहीं बताया कि ये एक वेव है, उन्होंने कहा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा है, सन से अर्थ तक ये सारे पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों, आपको पूछा भी जाता है इसके ऊपर। लेकिन उनका ड्रॉबैक ये था, उन्होंने एक थ्योरी गलत कर दी। उन्होंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम कम होती है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ज़्यादा होती है। ये बात उन्होंने गलत कह दी। इसका मतलब एयर में लाइट बहुत स्लो चलेगा और डेंसर में बहुत फास्ट चलेगा, ऐसे होता है बच्चों। एयर में लाइट स्लो चलेगा, डेंसर मीडियम जैसे ही आता है, मतलब मान लो रोड है, रोड के ऊपर कुछ भी रश नहीं है तो हम स्लो चल रहे, और बहुत रश है तो हम फास्ट चल रहे। हम एक लाइट है ऐसे मान के चलो, तो ऐसे नहीं होता बच्चों, क्योंकि एयर मतलब रेयरर मीडियम, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रेयर है, इसका मतलब रश नहीं है। तो रश नहीं है तो ऑब्वियसली लाइट थोड़ा फास्ट जाएगा, लाइट फास्ट चलेगा। डेंसर मतलब ग्लास, वाटर, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की रश है, मतलब मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक है, कम डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे लाइट जो है वो स्लो चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज लेस दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये जो पॉइंट था उनका, इसके ऊपर लग गया क्वेश्चन मार्क। तो इसकी वजह से ये थ्योरी में थोड़ा सा डाउट आया कि न्यूटन सर ने जो थ्योरी दी है क्या वो सही है, इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो फिर 1978 में एक साइंटिस्ट आते हैं, 78, उनका नाम है हाइजेंस, डच साइंटिस्ट है, हाइजेंस नाम है उनका। एक्चुअली उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा, हेफेन, हाइकेन, ऐसे कुछ तो भी प्रोनाउंसिएशन, अभी मुझे पता नहीं उनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली, उनकी लैंग्वेज में वो अलग ही बात करते, बट हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइजेंस बोलते हैं। तो पहले तो सबसे पहले 1975 में किसने रिसर्च किया था, न्यूटन सर ने इसके ऊपर रिसर्च किया था। तो उन्होंने लाइट को कहा कि लाइट जो है इनको एक पार्टिकल नेचर है, वैसे उन्होंने कहा। तो पार्टिकल, और उसको उन्होंने नाम दिया कार्पुस्कल्स, इसका नाम है कार्पुस्कल्स, ठीक है। तो एक्सेप्ट भी हो गई थ्योरी, बट उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा उनकी ये बात के ऊपर कि वेलोसिटी ऑफ लाइट उन्होंने जो एक्सप्लेन की थी वो गलत थी। तो इसके ऊपर फिर किसने रिसर्च करना स्टार्ट किया, 1978 में आगे आते हैं हमारे हाइजेंस सर। तो हाइजेंस सर ने कहा कि लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। इनकी भी थ्योरी थोड़ी गलत ही थी, बट उन्होंने ये प्रूफ किया कि लाइट एक वेव है, लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है। और ये जो मैकेनिकल वेव है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, हाँ, लेकिन मैकेनिकल वेव को क्या लगता है बच्चों, मैकेनिकल वेव को लगता है मटेरियल मीडियम। क्या लगता है, मटेरियल मीडियम लगता है। तो उन्होंने एक मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम यहाँ अज्यूम किया, जिसको उन्होंने नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसिडर किया जिसका नाम उन्होंने दिया था ईथर। ये ईथर मीडियम एवरीवेयर एग्जिस्ट, ऐसे उन्होंने कहा, और इसी मीडियम का यूज करके लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है।
बट बच्चों क्वेश्चन मार्क ये लग गया इनकी थ्योरी के ऊपर कि लाइट जब सन से अर्थ की तरफ आती है तो बीच में वैक्यूम भी आता है, वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, तो फिर वहाँ से लाइट कैसे आ रही है? तो ईथर मीडियम वहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आगे जाके फिर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि आपने जो मीडियम बताया वो गलत है। बट उन्होंने जो कहा वेव नेचर, ये उन्होंने सही कहा था, क्योंकि उसका यूज़ करके फिर उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऐसे बहुत सारे फिनोमेनन को प्रूव भी किया था। इसलिए उनकी थियोरी, मतलब न्यूटन सर की थियोरी तो 10% ही एक्सेप्ट हुई ऐसे मान के चलो, बट इनकी थियोरी 90% एक्सेप्ट हो गई ऐसे मान के चलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा थियोरी हाइजेंस की एक्सेप्ट हो गई। बट बाद में और कुछ दिनों के बाद क्वेश्चन ये अराइज हुआ बच्चों कि लाइट के कुछ फिनोमिनॉन थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? एक मेटल सरफेस होता है, ड्यूअल नेचर में हम लोग देखेंगे, एक मेटल सरफेस में होता है, एक मेटल सरफेस होता है। उस मेटल सरफेस के ऊपर जब हम लाइट फॉल करते हैं तो वहाँ से लाइट की वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होते हैं, उस मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं। मान लो यहाँ पे ये वॉल है, वॉल 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 अभी आपको नहीं दिखाई देगी, मान लो ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर मैंने हैमरिंग किया, मान लो ये स्मार्ट बोर्ड मुझे तोड़ना है, बाप रे तोड़ना नहीं है बच्चों, अगर तोड़ूंगी तो क्या होगा, सर तो मुझे बोलेंगे मैडम लेक्चर को बताओ। तो ये स्मार्ट बोर्ड है, मान लो मुझे तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मुझे तो हैमरिंग करना होगा। किससे हैमरिंग करना होगा? मुझे एक हैमर लाना होगा और उस हैमर से हैमरिंग करना होगा, तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ। मतलब इससे ये कांच मुझे बाहर निकालनी है, तो कांच के पार्टिकल्स बाहर निकालने के लिए मुझे उसके ऊपर हैमरिंग करना होगा। वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को मुझे बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर हैमरिंग करना होगा। अगर मान लो ये वेव है, अगर एक पानी की वेव आती है, बहुत स्मूथ वेव, इस बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे डालती हूँ तो क्या टूटेगा? नहीं। स्मूथ आने वाली वेव कभी भी उसको तोड़ नहीं सकती, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे कि हम लोग मान लो समुद्र, आप इमेजिन करो, मैं बताती हूँ, हम लोग किसी समुद्र किनारे खड़े हैं, है ना, और धीरे धीरे आने वाली पानी की वेव्स हमारे पैरों को टच करते हुए जा रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं, हम वही के वही खड़े हैं। एक्चुअली मतलब वो वेव्स इनफैक्ट हमें बहुत स्मूथ लगती है ना, बिल्कुल भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हम हिलते भी नहीं अपनी जगह से, बस हमारे पैरों के नीचे थोड़ी रेती कम हो जाती है। लेकिन मान लो मेरे पैरों को वहाँ से हिलाना है, डायरेक्टली डिस्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी? अभी बड़ा सा पाइप लेके मेरे पैरों के ऊपर उसको डालूंगी। पैरों के ऊपर डालने के बाद क्या होगा? मैं सीधा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मतलब इतना बड़ा पैकेट, पानी का पैकेट मेरे पैरों पे गिर रहा है, ऑब्वियसली मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, है ना। तो ऐसा पैकेट, लाइट का पैकेट, ऐसा बंच जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। वही अगर लाइट की वेव है, वेव आएगी तो वो स्मूथली उस मेटल सरफेस से चली जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो इस थ्योरी पे लग गया क्वेश्चन मार्क, क्या वेव है या पार्टिकल है? सोचो, वेव है या पार्टिकल है। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि लाइट को दोनों नेचर है। लाइट के कुछ फेनोमेनॉन, जैसे कि क्रॉम्पटन इफेक्ट, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ फेनोमेनॉन जो है लाइट के, वो पार्टिकल नेचर से प्रूव हो रहे थे, और कुछ फेनोमेनॉन जो लाइट है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो अभी इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो प्रूव हो रहे थे वेव ऑप्टिक्स से। तो ये दोनों प्रूव हो रहे थे अलग अलग पॉइंट से। तो फिर रिसेंटली उन्होंने कहा कि लाइट को डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो बच्चों ये हमारे लेक्चर की समरी है जो मैंने अभी आपको बताई कि न्यूटन्स ने क्या कहा था, न्यूटन सर की थियोरी, उनके ड्रॉबैक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि। फिर हाइजेंस सर की थियोरी, उनके ड्रॉबैक्स, वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा टॉपिक को रिवाइज कर ले, जो कि बेसिक कंसेप्ट जो हमने 11th में स्टडी की थी उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फिर मैकेनिकल वेव है क्या? हाँ, और एक ऑब्जेक्शन लग गया यहाँ पे कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग इस चैप्टर को ऐसे स्टडी करेंगे, ऐसे स्टार्ट होगा। मतलब आज का लेक्चर डेरिवेशंस नहीं है बच्चों इस चैप्टर में ज़्यादा,
इसमें सबसे ज़्यादा जो है थियोरी है, पार्ट ही है, बहुत कम डेरिवेशन से थियोरी पार्ट ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको लिखते आएगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, और तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटर रहेगा चैप्टर को हेडफोन लगा के अंडरस्टैंड करके अच्छे से नोट्स बना के पढ़ो। सिर्फ पढ़ना है पैनिक होके ऐसे नहीं पढ़ना, शांत बैठ के एक जगह कंसंट्रेशन के साथ जब आपका मूड होगा तब पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, इन दिनों बहुत रात को जगते हैं, रात देर तक पढ़ते हैं। अनयूज्ड वर्क है बच्चों, अनयूज्ड वर्क। हमारे ब्रेन को पूरी नींद चाहिए, तभी हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, और जो काम करने के लिए आपको 4 घंटे लग रहे हैं ना, वो काम आप 1 घंटे में भी कर सकते हो अगर आपका ब्रेन शांत होगा। तो उसको भी नींद की जरूरत होती है। 8 घंटे हमारी बॉडी को नींद की जरूरत है। तो जब सोने का मन कर रहा है तब सोना ही चाहिए, लेकिन हमें नींद आ रही, पढ़ रहे, ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगी बच्चों। नींद आ रही तो सो जाओ, लेकिन सोना है मतलब 12 घंटे सोना है ऐसे भी नहीं। बहुत सारे बच्चे सोते ही रहते हैं, ऐसे भी नहीं करना। रिक्वायर्ड नींद कंप्लीट कर ली, बस आंखों पे पानी मार लो, वापस बैठना है पढ़ाई के लिए, वापस पढ़ना है, रीड करना है। दिमाग में घुस रहा है पहले चेक कर लो, हाँ घुस रहा है तो स्टार्ट करो आगे का, नहीं तो फिर वापस थोड़ा सा कुछ तो भी एंटरटेनमेंट कर लो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आता तो पढ़ने का मन नहीं करता बच्चों, इसलिए पढ़ने के पहले अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। रटो मत, कितना रटोगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सिलेबस है, इतना रटोगे तो कैसे याद रहेगा। अंडरस्टैंड करना है, लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस भी बनाते आने चाहिए, इसलिए मैं बोर्ड पे आपको लिख के देती हूँ। मैं कभी ऐसे बोलती हूँ नहीं लिख लो मैंने समझा दिया, नहीं, लिखना है। मैं आपके लिए टाइम निकाल के लिख रही हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है बच्चों लिखने में, फिर भी मैं लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सेंटेंस बनाते आने चाहिए, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ उसी तरह का क्वालिटी। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बच्चों सबसे पहला कैन यू रिकॉल में आपको ये बेसिक सारी कंसेप्ट पूछी जाती हैं एग्जाम में, और ऑलरेडी हम लोग 11th में इसको स्टडी भी कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे अभी आपको रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिरर लिया, इस मिरर के ऊपर एक लाइट रे यहाँ पे, लेकिन हम रे ऑप्टिक्स देखने वाले हैं। पहले लास्ट प्रीवियस ईयर में मतलब 11th में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स स्टडी किया था, अभी हम लोग कौन सा स्टडी कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिरर लिया, इस मिरर के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट किया। लाइट रे इंसिडेंट करने के बाद वो उस मिरर में नहीं जाता, मिरर उसको क्या करता है, नॉकआउट कर देता है कि तू मेरे अंदर नहीं आएगा, ये मेरा इलाका है। तो ये इंसिडेंट रे जब इसके ऊपर गिरेगा तो वो रिफ्लेक्ट होके, लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाएगा, इस केस में रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आता है, कम बैक इन द सेम मीडियम, देन इट इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्शन। और इसके कुछ लॉज है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे। तो चलो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। इसको अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती क्योंकि ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं। तो ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स है बच्चों, ये तो आपको 9-10 से आ रही है ना, तो बस अभी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिफ्लेक्शन है क्या। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when light falls on smooth polished surface, then it come back in the same medium, called as reflection, ठीक है। अब इसके लॉज देखो क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन मतलब क्या, फर्स्ट लॉ यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला लॉ हो गया। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane, lies in the same plane, same plane, ठीक है, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस बोलो या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन का थियरी, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्शन देखेंगे। उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसके अंदर होता है बच्चों, वाटर के अंदर होता है ना। क्या है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ चलो। जब हम लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं, ये एक मीडियम हो गया, मान लो ये एयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है यहाँ पे, ये है एयर मीडियम एंड ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम या फिर वाटर हो सकता है या फिर ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो ये एयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। लाइट हमने इसके ऊपर फॉल किया एट दिस पॉइंट, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे गया क्या, नहीं, इट बेंड। कहाँ बेंड हुआ बच्चों, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। एक तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, डिपेंड्स ऑन कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करती, 11th में है ये सारे टॉपिक्स। जब लाइट रेयरर टू डेंसर में जाता है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है, जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम rarer medium to denser medium, it bend towards the normal. When light travel from denser to rarer, it bends away from normal. ठीक है, तो ये जो बेंडिंग है बच्चों, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। और इसके भी कुछ लॉज है, वो हम डायरेक्टली लिखती हूँ मैं अभी आपको। सबसे पहले लिखो इसकी डेफिनेशन। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, कलर चेंज करती हूँ बच्चों। डेफिनेशन है इसकी, when light travel from one medium to another medium, one medium to another medium, then it bends this phenomenon is called refraction of light, ठीक है। तो लॉज क्या है इसके, पहला लॉ तो दोनों का सेम है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो क्या है, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे लॉज हमें प्रूव भी करने हैं बच्चों बाय यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी। ये सारे लॉज हम लोग प्रूव करेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in the same plane,
सेम प्लेन, ये पहला लॉ हो गया, इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रिलेशन दिया था वो स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो रिलेशन हमें जानना है। द रिलेशन बिटवीन, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं बच्चों, तो आप लोग इसको स्नेल्स लॉ भी लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ। उफ, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं मीनाक्षी मैम। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिलेशन ऑफ, एक मिनट, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction, angle of refraction is related by Snell's law is क्या है? n1 sin theta 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, इस n2 को इधर शिफ्ट करो, n2 डिवाइड बाय n1। तो ये है हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो बताती हूँ। अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है। उसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग। लाइट क्या बताया? हाइजेंस ने बताया था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, बट नहीं, थ्योरी उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हुई, तो वहां पे फिर एक्सप्लेन किया गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स है बच्चों जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए। मतलब वो जैसे कि मान लो मुझे कोई स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि हमने ऑसिलेशन चैप्टर में देखा था, एक स्ट्रिंग हमने ली, वो स्ट्रिंग को मैंने अप एंड डाउन मूव किया तो उसमें उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस होती है। तो मान लो ये स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस हुई, उसके लिए मुझे स्ट्रिंग की ज़रूरत थी। या फिर मैं बात कर रही हूँ इसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए इस एयर मीडियम की ज़रूरत होगी। अगर ये मीडियम नहीं होगा तो मैं जो बात करी वो आपकी तरफ आएगा ही नहीं, तो इसके लिए एयर मीडियम की ज़रूरत होती है, तो पार्टिकल को हम लोग वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है? ये प्रोड्यूस हो रही है एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। एक ऐसा पार्टिकल जो कि एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन होने की वजह से उसके अंदर से कोई रेडिएशन बाहर निकल रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये पार्टिकल कहाँ से आए? सन से आए। सन के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। मान लो जैसे कि मान लो एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये 11th में है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन जो है वो 11th के एक चैप्टर में है। तो ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व, में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कैसे होता है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा पाथ कवर कर रहा है तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब मैंने आपको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको यहाँ पे धक्का मार के इस शेल में ऐड करो, तो इसके पास पहले इतनी सारी एनर्जी थी क्योंकि उसको इतना बड़ा पाथ कवर करना था। अब उसको हमने धक्का मार के यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे इतना ही पाथ कवर करना है। वो इलेक्ट्रॉन बहुत सिंसियर है, उसने क्या किया, उसके पास जितनी भी बची हुई एनर्जी थी ना उसको रेडिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अभी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं था। मैंने क्या किया, उसको एक्सेलरेट कर दिया। मतलब मैंने यहाँ से उसका स्पीड चेंज कर दिया। इतने स्पीड से चल रहा था, मैंने उसका स्पीड चेंज किया और उसको धक्का दे दिया। स्पीड चेंज किया तो वो अभी क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। तो एक्सेलरेट होने की वजह से उसने क्या किया, एक अलग ही टाइप का रेडिएशन बाहर निकाला जो था लाइट। और इसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, दोनों क्या करती है, वाइब्रेट करती है। और कैसे वाइब्रेट करती है, देखो ऐसे वाइब्रेट करती है। वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। वेव कैसी जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस सॉरी
और ये ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड है जो जा रही है अलोंग जेड एक्सिस, और ये रेड कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जा रही है अलोंग वाई एक्सिस। मतलब देखो बच्चों ये कैसे वाइब्रेट होती है। मान लो मैं एक वेव हूँ और मैं ऐसे जाऊंगी, ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। देखो मैं अभी आपको डांस करके दिखाती हूँ। मैं एक वेव हूँ, मुझे ऐसे जाना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वाइब्रेट होगी, दिस डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होगी। मैं कैमरा में चेक कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। आया समझ में। और वेव कैसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेव ऐसी जा रही है। दिखा सबको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, वापस करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और वेव ऐसी जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेव ऐसे। समझ में आया। ऐसे कथक कर रही हूँ मैं अभी, डांस भी करके। डांस करते करते सीखना चाहिए बच्चों, गाने सुनते सुनते सीखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और ऐसी एक्टिविटी से ही हमें याद रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने डांस करके बताया था, तुरंत आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखो समझ में आया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और हम ऐसे चल रहे हैं, ये हमारी वेव है। अब यहाँ पे उल्टा है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सचेंज हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। पर तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर वेव ऐसी जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, राइट। अगर वेव ऐसी जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी। तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस एक्वायर कर रहे हैं। वेव का प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेव ऐसी चल रही है, लाइक दिस। मुझे दिख रहा है कैमरे में मैं कैसे डांस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन बताई है। तो चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये वेव किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हुई, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से ये वेव प्रोड्यूस होती है। तो पहले हम वही लिखेंगे जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेड कलर की, जिसमें एक ब्लू कलर की, कलर बस दिखा है बच्चों, हमेशा रेड कलर की नहीं रहेगी, इसको कोई कलर नहीं होता, ये हमें दिखती ही नहीं, इनविजिबल है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और रेड कलर की जो दिख रही है, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर होने के बाद और किसको, ये देखो ये इसको परपेंडिकुलर है, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको भी परपेंडिकुलर है एंड इसको भी परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब ये ऐसी और ये वेव ऐसी, तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलो यही मैं आपको लिख के देती हूँ अभी। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स प्रोड्यूस्ड due to accelerating charged particle consist of electric and magnetic field, consist of electric and magnetic field. The waves produced due to accelerating charged particle consist of electric and magnetic field vibrating sinusoidally, मतलब साइन वेव में वाइब्रेट कर रही है, vibrating sinusoidally and perpendicular to each other, and
perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी परपेंडिकुलर होती है और एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर होती है, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालते चलो बच्चों। अब चलते हैं नेचर ऑफ लाइट, ये हमारा 7.2। अभी तक जो मैंने बताया बच्चों ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है। कैन यू रिकॉल में ये सारे सवाल आपको पूछे गए थे, बस उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं नेचर ऑफ लाइट, ये आपके अभी 12th का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये सब 11th का था जो मैंने प्रीवियस बताया। तो नेचर ऑफ लाइट मैंने क्या बताया बच्चों, लाइट स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेनन अंडर द अजम्पशन दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जितने भी हमने ऑप्टिकल फिनोमेनन स्टडी किए हैं बच्चों, जैसे कि रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब में हम लोग क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि ये प्रिज्म के अंदर लाइट यहाँ स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, देन बेंड करता है, देन रिफ्लेक्ट होता है, डिस्पर्स होता है। इसका मतलब द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेनन अंडर द अजम्पशन दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। इसको रे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन आपको पूछा जा सकती है। तो दैट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन के पाथ में वो ट्रैवल करता है, इसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी, जिसमें हम मान के चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, बट एक्चुअल में वेव जो है पार्टिकल्स वेव के फॉर्म में स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको हम रे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और कार्पुस्कल नेचर ऑफ लाइट, ये किसने कहा था? कार्पुस्कल नेचर ऑफ लाइट किसने कहा था? न्यूटन सर ने कहा था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि न्यूटन्स इन कौन सी कब बताया मैंने, न्यूटन सर ने इसको कब इन्वेंट किया था? न्यूटन्स थियरी आई थी, कब आई थी बच्चों? 1975 में ये थियरी आई थी। तो उन्होंने कहा ये जो लाइट है ना, ये एक पार्टिकल के फॉर्म में है। लाइट ऐसे पार्टिकल के फॉर्म में स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है। ये ब्लू कलर के, येलो कलर के जो दिख रहे हैं, येलो कलर है बच्चों, ब्लू नहीं तो वापस बोलेंगे, कमेंट सेक्शन भर जाएगा, मैम आपको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है कि ये ब्लू नहीं, ये येलो कलर है। येलो कलर है, ये येलो कलर के जो छोटे छोटे दिख रहे बॉल्स, ये क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स है, इनको कहा गया कार्पुस्कल्स। तो ये कार्पुस्कल्स जो है ये यहाँ से आउट हो रहे हैं, यही हमारी आंखों के अंदर जा रहे, ऐसे न्यूटन सर ने कहा था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कार्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। तो कॉर्पुस्कुलर थियरी के ऊपर अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाए बच्चों, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने पॉइंट वाइज आपको थियरी लिख के दी है, तो आप लोग इसको एज इट इज कॉपी करो। इसमें से कौन से भी 4 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं कि पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने कुछ अजम्पशन के बेसिस के ऊपर ये थियरी एक्सप्लेन की थी। उन्होंने क्या कहा था, देखो सबसे पहला पॉइंट, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट एक पार्टिकल है, दैट मीन्स कार्पुस्कल्स विच आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। लाइट एक पार्टिकल होते हैं जो हार्ड है, जो इलास्टिक है एंड मासलेस है, उनको कुछ भी मास नहीं है, ऐसा सर ने कहा था। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा, जो इजी लगते हैं 4 कौन से भी, वो लर्न कर लो आप लोग। अ सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स दिस कार्पुस्कल्स विच ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, बस वो क्या करते हैं, वो मीडियम में से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये कैंडल का यहाँ से क्या कर रहे, ये स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव होना स्टार्ट कर रहे, इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हेन द लाइट कार्पुस्कल्स स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब ये लाइट पार्टिकल किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। बच्चों इलास्टिक, नॉन इलास्टिक ऐसे कोलिजन्स होते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन जो हमने 11th में स्टडी किया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या कि जब कोलिजन के बाद उस पार्टिकल की एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये दोनों भी इक्वल है। मतलब वो कोलाइड होने के बाद जहां से वो कोलाइड हुआ था वापस वो वहां पे जाएगा, उतनी एनर्जी। मान लो कोई बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर से थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जमीन पे गिरा, जमीन के गिरने के बाद वो वापस उस पोजीशन पे नहीं जाता जहां से हमने थ्रो किया था। क्यों? क्योंकि वो उसकी एनर्जी लॉस करता है। बट उन्होंने कहा कि ये इलास्टिक कोलिजन है, मतलब बॉल मैंने जहां से थ्रो किया था, मान लो वहां से लाइट थ्रो किया, लाइट थ्रो करने के बाद लाइट कोलाइड होगा जमीन पे, वापस उस पोजीशन पे जाके
पहुंचेगा। मतलब क्या कि ये इलास्टिक कोलिजन है, पार्टिकल की एनर्जी यहाँ लॉस नहीं हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। When the light corpuscle strikes a reflecting surface, they undergo elastic collision and as a result follow the laws of reflection. उसके बाद उन्होंने कहा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन it is the difference in the attractive force between the corpuscles and the particles of the medium that causes a change in the direction. मतलब क्या, जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो मीडियम में जाते वक्त क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, अट्रैक्ट होते हैं पार्टिकल उस मीडियम के पार्टिकल के साथ, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे जा रहे तो बेंडिंग कर दिया, मतलब लाइट की उन्होंने डायरेक्शन ही चेंज कर दी। मतलब मान लो ऐसे जा रहे वो, ये मीडियम है, ये यहाँ से दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लाइट आया और यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम ने उसको उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो इसने बेंडिंग कर दिया। बट ऐसे नहीं है बच्चों, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। बट उन्होंने ऐसे कहा था, तो यहाँ पे गलत कहा था उन्होंने। फिर अ डेंसर मीडियम एग्जर्ट, उनके ऊपर वो न्यूट्रल है बच्चों, लाइट जो है, लाइट के पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो अट्रैक्शन कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं। A denser medium exerts a larger attractive force on light corpuscles to accelerate them along the normal to the boundary. मतलब larger attract, denser medium यहाँ पे larger attractive force act कर उन corpuscles के ऊपर, उनको accelerate करने के लिए। उसके बाद light of different colors corresponds to corpuscles of different sizes. अलग अलग लाइट का कलर कैसे बनता है, जैसे अभी हम मानते हैं कि अलग अलग कलर मतलब अलग अलग वेवलेंथ, बट तब माना गया कि अलग अलग साइज है वो पार्टिकल्स की, उसकी वजह से हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं। तो बच्चों इसमें बहुत सारे पॉइंट्स गलत साबित हुए बाद में, बट उन्होंने ये पोस्टुलेट्स दिए थे, तो इनमें से कौन से भी 4-5 पोस्टुलेट्स आप लोग लर्न करके रखो जो आपको ईजी लगते हैं, स्क्रीनशॉट निकालते चलो। उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने बताया न्यूटन कार्पुस्कुलर थियरी, उसी को, हाँ ये क्या है इसके, ये उन्होंने दिया नहीं, एक मिनट, ये ड्रॉबैक्स है बच्चों, यहाँ पे लिखना भूल गए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ड्रॉबैक्स है ये उनके, मतलब उनके कुछ गलत पॉइंट्स जो साबित हुए थे, उनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन कार्पुस्कुलर थियरी, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक मैंने क्या बताया, उन्होंने कहा था कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों अभी, उसी को मैंने लिख के दिया है, बस लिखने में यहाँ टाइम जाता तो मैंने टाइप करके लिया सब, ताकि उतना हमारा टाइम बचेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, The theory predicted that speed of light in a denser medium is more than speed of light in a rarer medium. ऐसे उन्होंने कहा था कि लाइट का स्पीड ग्लास में ज़्यादा है और एयर में कम है, बट ऐसे नहीं होता, एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली और ग्लास में कम रहेगा। So their theory predicted that speed of light in a denser medium is more than the speed of light in a rarer medium, which was experimentally proved wrong. Hence Newton's corpuscular theory was rejected. इसकी वजह से न्यूटन कार्पुस्कुलर थियरी को रिजेक्ट किया गया, and it could not explain phenomenon such as interference, diffraction और polarization of light. इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो ये थियरी थी बच्चों न्यूटन की, इसका स्क्रीनशॉट निकालते चलो। जो मैंने बताया ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जो है ना, ये वेव से रिलेटेड है, तो ये सारे फेनोमेनन हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे उन्होंने तो एक्सप्लेन नहीं किए थे, बट हाइजिन्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर आता है बच्चों हमारा वेव ऑप्टिक्स। ये कौन सा था, दिस इज रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम मान के चल रहे कि पार्टिकल नेचर है कार्पुस्कल से, ऐसे न्यूटन सर ने कहा था। बट आगे आती है वेव ऑप्टिक्स, मतलब जो हाइजिन्स ने एक्सप्लेन किया था। तो हाइजिन्स वेव थ्योरी में सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या, देखो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट, जहाँ पे हम पार्टिकल नेचर नहीं अभी वेव नेचर मान के चलेंगे। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फेनोमेनॉन इज कॉल्ड, जैसे कि सारे फेनोमेनॉन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन, ये सारे फेनोमेनॉन, लाइट एक वेव है ऐसे हम लोग मान के उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों। अब आता है पोस्टुलेट्स ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस सर ने कहा कि वेव है, लाइट को एक वेव नेचर है, तो उनके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहला कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है ना। कौन सी वेव उन्होंने बताई थी, मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मीडियम लगता है वो, तो उन्होंने एक ईथर मीडियम, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी मीडियम ले लिया जिसका नाम उन्होंने ईथर रखा था। लाइट एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट एक वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है। एंड टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव्स थ्रू वैक्यूम,
हाइजेंस सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। मैंने बताया ना आपको, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम लिया और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, ईथर दिया। उसके बाद आते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के ड्रॉबैक्स। यहाँ पे है ना बच्चों सारे जगह पे ये ड्रॉबैक्स है, एक मिनट रुको। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक सेकेंड ना, ये जो है ना, हाँ ये मेरिट्स है बच्चों, these are the merits and demerits of Huygens wave theory। एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। मेरिट्स ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी देखो क्या है। पहला, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चों, मतलब ये सारे एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेनॉन को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। It gives satisfactory explanation for laws of reflection, refraction of light and formation of images by mirrors and lenses assuming wave nature of the light। लाइट का वेव नेचर कंसिडर करके उन्होंने ये सारे फिनोमेनॉन बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किए हैं और सारे हम लोग स्टडी भी करने वाले। उसके बाद सेकेंड आता है उनका मेरिट, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द फिनोमिनॉन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे लाइट के फिनोमिनॉन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेन किया और उन्होंने प्रूव भी करके बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर दैन इन डेंसर मीडियम होती है। तो बच्चों हमें ये सारे प्रूफ्स देखने हैं। पहले तो हम रिफ्लेक्शन का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन का प्रूफ देखने वाले हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये भी सब कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारे मेरिट्स जो है हाइजेंस के, ये सारे आपको पूछे जाते हैं और इसी को हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं और वेव ऑप्टिक्स हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये उसके डीमेरिट्स थे, इनको ही ड्रॉबैक्स कहा जाता है या फिर डीमेरिट्स भी बोला जाता है। डीमेरिट्स ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी क्या था? सबसे पहला, उन्होंने जो ईथर मीडियम लिया था ना, वो एवरीवेयर एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। तो उन्होंने ये किसने, मिखेलसन एंड मिचेलसन, आई डोंट नो मैं मिखेलसन बोलूँ क्या चलेगा, मिखेलसन एंड मॉर्लिस। तो इन्होंने प्रूफ करके बताया, डिसअप्रूव किया कि वो जो ईथर मीडियम है वो नहीं है। तो ये उन्होंने अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी ईथर मीडियम एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हाउएवर मिचेलसन्स एंड मॉर्लिस। बच्चों अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो आई एम सो सॉरी बोलती हूँ मैं, क्योंकि अभी हर एक का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। थ्योरी डिसअप्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम। और सेकेंड पॉइंट ये था, Huygens theory is an empirical theory. It assumed that the backward traveling waves will not be effective, which is incorrect. ये बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स जो है ना, वो क्या है ना बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट जब बताऊंगी ना, पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स, उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो इनइफेक्टिव होती है। तो वो मीनिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो बस उन्होंने ये जो कहा कि बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव इनइफेक्टिव होती है, वो भी एक ड्रॉबैक था उनका। ऐसे नहीं होता बच्चों, बैकवर्ड ट्रैवलिंग लाइट इंटेंसिटी तो देता है ना, राइट। मतलब लाइट मान लो किसी सब्सटेंस के ऊपर कोलाइड, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोलाइड होता है, तो वो सारी वेव्स क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बैकवर्ड ट्रैवलिंग करता है। इसका मतलब क्या, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स भी तो हमें लाइट दे रही है ना, तभी तो हमें कोई सब्सटेंस अच्छी इंटेंसिटी के साथ दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब उनको मीनिंग है। तो ये उन्होंने गलत कहा था। तो ईथर मीडियम और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव का जो एक्सप्लेनेशन था हाइजेंस का, वो गलत था, उसकी वजह से ये थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि ड्यूअल नेचर है लाइट को। फाइनली अब क्या माना गया, लाइट के कुछ फिनोमिनॉन जो है वो पार्टिकल से प्रूव हो रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे, और लाइट के कुछ फिनोमिनॉन जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वेव से प्रूव हो रहे थे। फिर एक्सेप्ट किया गया कि लाइट को ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने माना। वेव जो है पार्टिकल, हाँ वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर है, ऐसे माना गया। फिर इसके ऊपर और एक ऑब्जेक्शन आता है बच्चों आगे जाके, अगर ये लाइट पार्टिकल को वेव नेचर, वेव को पार्टिकल नेचर है ऐसे आप लोग बोल रहे हो क्या, वेव को पार्टिकल नेचर है ऐसे आप लोग बोल रहे हो, इसका मतलब पार्टिकल को भी वेव नेचर होनी चाहिए। आगे जाके और एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर आवाज उठाया था, वो मैं आपको किसके अंदर बताऊंगी, ड्यूअल नेचर के अंदर बताऊंगी। कौन थे साइंटिस्ट वो, उनका नाम था डी ब्रोए।
डी ब्रोय नाम के साइंटिस्ट, डी ब्रोगली जिसका स्पेलिंग है, तो डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर आप बोल रहे हो कि वेव को पार्टिकल नेचर ही, इसका मतलब पार्टिकल को वेव नेचर होना चाहिए। और उसके ऊपर से उन्होंने, इसका मतलब यहाँ यूनिवर्स में, आप में, हम सब एक वेव है। हम पार्टिकल है क्योंकि हम सब पार्टिकल से बने, तो इसका मतलब हम सब एक वेव है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये सब थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ड्यूअल नेचर क्या है? लाइट कैन एग्जिबिट पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर अंडर डिफरेंट सिचुएशन। दिस नेचर ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज अ ड्यूअल नेचर। तो ये ड्यूअल नेचर होता है लाइट का। तो बच्चों ऐसे आज का हमारा लेक्चर, जो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट था और सभी टॉपिक्स मैंने लिए हैं डिटेल में। होप से आपको सब कुछ थियरी पार्ट है अच्छे से लिखते आएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखा करो हमेशा, जो हमारे दिमाग में हो उसको आपको पेज के ऊपर उतारना है, दैट्स इट। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको आएगा। सो बच्चों अभी दे दो मुझे इजाज़त। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।